हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि गिल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। कुछ दिनों से क्लास 10th की सीरीज़ रुक गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आई गॉट वैक्सीनेटेड, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हमारी जो जर्नी है क्लास 10th की, अब उसमें बिना किसी रुकावट के हम अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और जल्द से जल्द पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग का लास्ट पार्ट है। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड किया था दो कंट्रीज़ की केस स्टडी को, श्रीलंका और बेल्जियम। दोनों ही कंट्रीज़ को पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिला था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। हमने पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है उसके दो रीजंस को स्टडी किया था। वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड अनदर वन इज़ मोरल रीज़न। अभी तक की जितने भी वीडियोस हैं उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है ये पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं। देखिए, जैसे जैसे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की फॉर्म में चेंजेस आए, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज बनने लगी, इस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग अलग आप बोल सकते हो फॉर्म्स और मेथड्स भी डेवलप होने लगे। आपने 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर सिविक्स में पढ़ा है डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और हमने ये भी देखा था 1950s के टाइम पीरियड में वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्री थी। धीरे धीरे जब 1970s का टाइम पीरियड आता है और स्पेशली 2000 के बाद हम ये देखते हैं वर्ल्ड के मैप में बहुत बड़ा चेंज आता है बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब वर्ल्ड में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, तो धीरे धीरे पावर में भी शेयरिंग के आप बोल सकते हो जो नोशन है उसमें चेंजेस आने लगे। पहले पावर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के पास होती थी, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ, और हमने देखा बेल्जियम में किस तरीके से पावर को शेयर करने के लिए एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, जिसको वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से इंडिया में भी 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करके थर्ड टाइप ऑफ लेवल गवर्नमेंट को एड ऑन किया गया, जिसको हम आज लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो हमारी पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट है। इस टॉपिक में हमें यही देखना है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स में पावर को शेयर कर सकते हैं। तो पावर शेयर होती है चार बेसिक एरियाज के अंदर। वन इज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, हम आगे पढ़ेंगे ये कौन कौन से ऑर्गन है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। अनदर वन इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल आती है। देन सोशल ग्रुप्स, जिसके साथ पावर शेयर की जाती है। और लास्ट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के जरिए भी पावर को शेयर किया जाता है। ये चार ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री पावर को शेयर करती है, और सेंट्रलाइज्ड जो पावर है, जहाँ पावर पहले सिर्फ एक हाथ में होती थी, उसको बांट के पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। सो लेट अस सी अ फर्स्ट पावर शेयरिंग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज we share in a democratic country we share power at different organ of the government। किसी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको ये ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तीनों ही ऑर्गन्स अपने अपने इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, अपनी पावर्स को इक्वली शेयर करती हैं। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि एक ऑर्गन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ऑर्गन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तीनों ही इक्वल पावर शेयर करती हैं। सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स है जिसके अंदर पावर को शेयर किया जाता है? पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है? ये लॉ मेकिंग बॉडी है। इसके अंदर हमारी लेजिस्लेचर में सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, जिसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे भी मिलती है हमें, स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अंदर भी जो टू हाउसेज हैं वो बायक्रिमल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और जो यूनिक्रिमल लेजिस्लेचर है वो वहाँ पे सिर्फ आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। तो पूरे कंट्री के अंदर चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, दोनों ही लेवल पे हमें लॉ मेकिंग बॉडी नज़र आती है, दैट इज लेजिस्लेचर। अब लॉ मेकिंग बॉडी का मेन काम क्या है? बिल पास करना, बिल को इंट्रोड्यूस करना और लॉ बनाना। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा इन लॉज का? ये एग्जीक्यूटिव करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है? पार्लियामेंट में ही
प्राइम मिनिस्टर अपनी एग्जीक्यूटिव को चूज करते हैं, जिसके अंदर वो यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव में अपने कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को चूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनको ऑर्गेनाइज कर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं जिस एरिया में उनको वर्क करना होता है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाइल्ड डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, इस तरीके से। तो एग्जीक्यूटिव में हेड कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव के, ये हमने पढ़ा है आपने 9th क्लास के अंदर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों की ही पावर्स को स्टडी किया हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक ब्रीफ रिवाइज करा रही हूँ ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी अपनी एक यूनियन मिनिस्ट्री होती है जिसके अंदर वो सभी मेंबर्स को एड ऑन करते हैं, मेंबर्स को चूज़ करते हैं, और यही जो एग्जीक्यूटिव है ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है उन सारे लॉज को जो लेजिस्लेचर में बने हैं। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। लास्ट वी हैव जुडिशियरी, जो रिजॉल्व करती है डिस्प्यूट्स को। कौन से डिस्प्यूट को, हमने पढ़ा है स्टेट और सेंटर के अपने अपने सब्जेक्ट्स होते हैं काम करने के, और उनमें कभी कभी पावर को लेके डिस्प्यूट्स हो जाता है या इस चीज़ को लेके भी डिस्प्यूट हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट स्टेट का पार्ट होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और कौन से नहीं। जुडिशियरी का सबसे जो मेन फंक्शन है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में वो यही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने का काम, ये सारी पावर जुडिशियरी के पास है। डिस्प्यूट्स हो सकते हैं किसी भी स्टेट में, स्टेट टू स्टेट भी डिस्प्यूट्स हो सकता है, जैसे वाटर को लेके, वाटर रिवर बाउंड्रीज को लेके, या फिर जुडिक्शन ऑफ पावर को लेके, बहुत सारी चीज़ों में इश्यूज आ जाते हैं। कभी कभी ये इश्यूज स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी आते हैं, तो उन सबको रिजॉल्व करने का काम जुडिशियरी करती है। तो यहाँ पे तीनों ही गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनकी पावर को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये तीनों अपनी पावर को यूज़ करते हुए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रन करते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अलाउ करता है सभी ऑर्गन को सेम लेवल पे पावर एक्सरसाइज करने के लिए। इसका मतलब ये है, हम ये नहीं बोल सकते कि लेजिस्लेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन या जुडिशियरी के कंपैरिजन, या फिर जुडिशियर ज़्यादा आप बोल सकते हो पावरफुल है एज कम्पेयर टू अदर टू ऑर्गन्स। जैसे कि हम लेवल ऑफ गवर्नमेंट में देखते हैं तो सेंटर लेवल जो है वो सेंट्रल लेवल ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट लेवल, और स्टेट लेवल ज़्यादा पावरफुल होती है एज़ कम्पेयर टू लोकल लेवल। तो यहाँ पे तीनों ही सेम पावर को एक्सरसाइज नहीं करते, तीनों की पोजीशन सेम नहीं है, तीनों में फ़र्क है, एक ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा उसके कंपैरिजन कम पावरफुल। लेकिन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं है, तीनों ही ऑर्गन्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा और कम पावरफुल नहीं है, तीनों को सेम पावर एक्सरसाइज करने के लिए दी गई है। नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा इसलिए किया गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बनाया गया, तीनों को एक सेम समान लेवल पे इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी एक ऑर्गन अपनी पावर को मिसयूज ना करे। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता तो जितने भी जो नेता हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लॉ बनाते हैं, वो इस तरीके से लॉज को फ्रेम करेंगे जिसमें उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होगा, क्योंकि वो सबसे पावरफुल है और बाकी जो दो ऑर्गन्स है वो उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे उसकी पावर को मिसयूज करने से, क्योंकि वो कम पावरफुल है। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ही ऑर्गन्स को इक्वल पावर दी गई, सो दैट नो वन कैन मिसयूज देयर ओन पावर। इसी तरीके से अगर हम जुडिशियरी को सबसे ज़्यादा पावरफुल बना देंगे तो जुडिशियरी किसी भी लॉ को अपने फ़ायदे के हिसाब से इम्प्लीमेंट करने से रोक सकती है या किसी भी लॉ पे बैन लगा सकती है, उसको अबॉलिश कर सकती है। तो तीनों ही ऑर्गन्स इक्वल पावरफुल है, कोई कम और ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, तीनों ही ऑर्गन्स के अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बना रहता है। इसलिए ऑर्गन ऑफ पावर शेयरिंग को हम चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। कैसे बना रहता है, अगर लेजिस्लेचर में कोई भी ऐसा लॉ पास किया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा बिल को पास किया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेताओं को बेनिफिट है, तो जुडिशियरी इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकती है और इस बिल को रोक सकती है, सस्पेंड कर सकती है। इन द सेम वे अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं लॉ को, जो भी लॉ फ्रेम किया गया है, तो लेजिस्लेचर इनसे क्वेश्चन रेज कर सकती है कि लॉ के अंदर ये सारी रिकमेंडेशन थी, 1, 2, 3 जितनी भी रिकमेंडेशन गिवन है उसको प्रॉपर से अच्छे से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। और अगर ये दोनों ही पावर्स
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर किसी भी तरीके की गड़बड़ कर रहे हैं सिस्टम में, तो जुडिशरी इन पे चेक रखती है और हमेशा ये देखती है कि किस तरीके से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिस्टम में पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों ही ऑर्गन्स चेक एंड बैलेंस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हैं ताकि कोई भी गलत काम ना करे। और साथ में इस तरीके से, क्योंकि हर एक ऑर्गन को डर रहता है अगर मैं गलत काम करूंगा तो दूसरा ऑर्गन मुझे रोक सकता है, मुझ पे क्वेश्चन रेज कर सकता है, तो तीनों के बीच में पावर को लेके बैलेंस बना रहता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी विल सी नेक्स्ट सेकेंड फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग की एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। डेमोक्रेटिक कंट्री एक, उसमें आप बोल सकते हो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा होगा तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाई जाएगी, वो यूनिटरी गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। इसका मतलब ऐसी सरकार जहाँ पे पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक से ज़्यादा लेवल आपको देखने को मिलेंगी, ये फीचर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। जब हम अपना सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो सेकेंड चैप्टर में हमें लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ही स्टडी करना है, जहाँ पे हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है एक फेडरल सिस्टम के अंदर और एक यूनिटरल सिस्टम के अंदर। फेडरल सिस्टम वो होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल मिलती है हमें गवर्नमेंट के अंदर, जैसे कि सेंटर और स्टेट। एक गवर्नमेंट जो पूरे कंट्री के लिए होगी, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं हम, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और एक गवर्नमेंट जो सभी स्टेट्स लेवल पे होगी, अब इसको बहुत सारी कंट्रीज में प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, रीजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। तो पावर शेयर की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। पावर कैन बी शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन सी लेवल है? दो लेवल हमें हमेशा मिलेंगी सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में। वन इज सेंट्रल लेवल, इसको हम यूनियन लेवल भी बोल सकते हैं, वो लेवल जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए काम करती है। और अनदर वन इज स्टेट लेवल, जो स्पेसिफिकली अपने पर्टिकुलर स्टेट और रीजन के लिए काम करते हैं, तो इसको रीजनल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। जैसे आप ये देखिए, इंडिया के अंदर हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, और बहुत सारे देशों में हमें थर्ड लेवल भी मिलती है देखने को। हमारे इधर इसको लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। अमेरिका के अंदर किस तरीके से है, तो पहले वहाँ पे यूएस गवर्नमेंट है, इसका मतलब ये वहाँ की सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट के वहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि कंट्री लेवल पे सिटी, टाउन, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से स्कूल डिस्ट्रिक्ट, ये डिफरेंट उसके अंदर और भी डिविजन्स देखने को मिलते हैं। नीचे आपको ये दिखेगा, ये यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ का है। यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट है नेशनल लेवल पे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है इधर। दूसरी प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसका मतलब स्टेट लेवल पे पावर को डिवाइड किया जा रहा है। और लास्ट में यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बोला जाता है म्युनिसिपल गवर्नमेंट। तो हम देख सकते हैं तीनों ही स्ट्रक्चर को देखने से हमें, इनके नेम अलग है लेकिन तीनों का जो काम है काफ़ी हद तक सेम है। पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक लेवल से पावर दूसरे लेवल के पास जा रही है। तो सबसे पावरफुल कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तीनों ही फॉर्म आप कंट्रीज में देखोगे तो। उसके बाद सेकंड पे आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके ही स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती हैं। और लास्ट में आती है लोकल गवर्नमेंट। हालांकि तीनों ही गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, एक दूसरे के नीचे सबॉर्डिनेट नहीं होती हैं, बट यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से चेक एंड बैलेंस नहीं बन पाता है। सो इस टाइप की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को या लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट है, इसको हम डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड है वर्टिकली। यहाँ पे एक ज़्यादा पावरफुल है और दूसरा कम पावरफुल है। तो हेयर सेंटर इज हायर अथॉरिटी और स्टेट लोअर है, सेंटर से कम है। उससे फिर हम देखेंगे स्टेट से भी कम कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम और ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला गया है। इसमें तीनों ही लेवल्स इक्वल नहीं है, एक ज़्यादा पावरफुल है, दूसरी उससे कम और तीसरी उससे कम। कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के अंडर सबॉर्डिनेट नहीं होता है। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है? आंसरेबल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है देश के लिए, वो नहीं बताएगी या नहीं पूछेगी स्टेट गवर्नमेंट से उनको क्या काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से अपने पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए गुजरात के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है वो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बताएगी, या फिर यहाँ पे राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बताएगी, या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताएगी वो क्यों ये सारे डिसीजंस ले रही है।
यहाँ पे जुडिशरी चेक एंड बैलेंस का काम करती है। जुडिशरी देखती है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट गलत काम तो नहीं कर रही, बट आपस में जितने भी राज्यों की सरकारें हैं वो एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते। इसी तरीके से सेंटर और स्टेट लेवल एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते, इंडिपेंडेंटली अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं और अपने जो भी इनके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं या एक दूसरे के ऊपर आप बोल सकते हो आंसरेबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था चेक एंड बैलेंस बना रहता है क्योंकि तीनों सेम लेवल पे है पावर में। अगर एक भी कोई गड़बड़ करेगा तो बाकी दोनों को पता चल जाएगा, तीनों की पावर सेम है, कोई कम ज़्यादा पावरफुल नहीं है और तीनों को चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके ही रखना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऑल लेवल, जितनी भी लेवल है वो वर्क करती हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये है हमारा सेकंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग का मेथड, दैट इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको सेपरेटली पूछा जा सकता है आपसे। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट क्या है, आप उससे क्या समझते हो, या फिर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से आप क्या समझते हो। इन द सेम वे लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो। दोनों के ही बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन भी आ जाता है। जब आप कभी भी डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल गवर्नमेंट और वर्टिकल गवर्नमेंट में लिखोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी पॉइंट आप लिख रहे हो वो हमेशा सेम होना चाहिए। सेम मतलब जैसे यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमने ऑर्गन्स के नेम बताए हैं जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की। इसी तरीके से वहाँ पे भी हम फर्स्ट पॉइंट में सबसे पहले अपनी लेवल्स के नेम बताएंगे जब हम बात करेंगे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। सेकंड पॉइंट में हमने बताया है दोनों ही गवर्नमेंट में इनके अलग दूसरे कौन से नाम से इनको जाना जाता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल नाम से जाना जाता है। वहीं यहाँ पे इसको आप देख सकते हो वर्टिकुलर डिवीजन ऑफ पावर के नाम से जाना जाता है। तो हमेशा पॉइंट आपस में सामने सामने जब हम डिफरेंशिएट बिटवीन बॉक्स बना के लिखेंगे, एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर या फिर ऑर्गन ऑफ आप बोल सकते हो पावर को लेके, और यहाँ पे लेवल के अगर हम लिख रहे हैं आंसर में या वर्टिकुलर, तो हमें हमेशा पॉइंट को सामने सिमिलैरिटी बना के रखनी है। यहाँ पे पहले हम ऑर्गन्स के नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम लेवल के नेम लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम बताएंगे इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, और सेकंड पॉइंट में हम यहाँ बताएंगे इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोला जाता है। फिर हम यहाँ बताएंगे यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है सबकी पावर सेम है ताकि कोई भी अपनी पावर को अनलिमिटेड एक्सरसाइज ना करे। यहाँ पे हम बताते हैं तीनों ही आपस में एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होते, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस बनी रहती है और यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने हमेशा अपने डिफरेंशिएट बिटवीन वाले आंसर को लिखना है, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा राइट डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। नेक्स्ट वी हैव थर्ड जो फॉर्म ऑफ हम पावर शेयरिंग करते हैं वो हम करते हैं बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इसको हम दो ग्रुप में कैटेगराइज करेंगे। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पहले रिलीजियस ग्रुप, धर्म के आधार पे जो रिलीजियस ग्रुप है उसके बीच में पावर को शेयर करना, और दूसरा लिंग्विस्टिक बेसिस पे। रिलीजियस बेसिस पे जैसे कि हमने देखा था श्रीलंका के अंदर सिन्हाली और तमिल्स दोनों ही अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं और दोनों के बीच में पावर शेयरिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहाँ पे रिलीजन को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, रिलीजियस बेसिस पे पावर को डिवाइड किया जाता है। इसी तरीके से हमने बेल्जियम में देखा था लिंग्विस्टिक बेसिस पे पावर को कैसे शेयर किया गया था बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग, डच एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों के बीच में। तो जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन बेल्जियम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप। सोशल ग्रुप में पावर को हम कैसे शेयर कर सकते हैं? सोशल ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? वो ग्रुप्स जो सोसाइटी में बहुत टाइम से जिनको दबाया गया हो, जो कि वीकर सेक्शन है सोसाइटी का। जैसे कि अगर हम इंडिया में देखेंगे तो दलित, ठीक है ना, दलित आ जाएंगे, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स आ जाएंगे, एसटी, वुमेन, ये सारे वो सोशल ग्रुप हैं जो पावर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके साथ पावर शेयर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इनके रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स में लेके आना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके का एक अरेंजमेंट सेटअप करते हैं, एक एग्रीमेंट, आप बोल सकते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से फ्रेम करते हैं जिसके अंदर सोशली वीकर जो सेक्शन है
समाज का। जैसे एग्जाम्पल हमने इंडिया में लिया तो हमें यहाँ पे नजर आया दलित लोग। इसी तरीके से अगर हम अमेरिका में देखेंगे तो सोशली वीकर सेक्शन वहाँ हमें कौन सा देखने को मिलेगा, ब्लैक कम्युनिटी। उनको और महिलाओं को स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, ताकि वो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़ के वो उनके रिप्रेजेंटेटिव भी उनकी जस्टिस की डिमांड कर सके, उनकी डेवलपमेंट, उनकी बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट की जा सके। इंडिया में जैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आपने पढ़ा 9th क्लास में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है, आपको ये बात पता है। स्टेट लेवल पे और पार्लियामेंट पे नंबर ऑफ सीट्स से रिलेटेड इलेक्शन होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में आज के टाइम में 543 सीट्स हैं जिसके ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। इन्हीं सीट्स में से इनको 3 कैटेगराइज में आप बोल सकते हो डिवाइड किया गया है। एक है अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी, यहाँ पे आपको दिखेंगे SC और ST, ये रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अभी महिलाओं के कोटे की बात चल रही है पार्लियामेंट में, बट वुमेन का जो रिजर्वेशन है अभी नहीं है पार्लियामेंट लेवल पे। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में महिलाओं को 33% काफ़ी सारे स्टेट्स में रिजर्वेशन दिया गया है। तो इनको यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इसलिए फिक्स कर दी जाती हैं ताकि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी लेजिस्लेचर है, या तो आपकी पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबली है, दोनों ही लेवल पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मदद से, इन रिजर्वेशन की मदद से जो भी सोसाइटी का वीकर सेक्शन है और महिलाएं हैं उनको भी उनके रिप्रेजेंटेटिव चुन के आने का अधिकार दिया जा सके। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। तो समाज में जो पिछड़ा ग्रुप है या जो बोल सकते हो दबा हुआ ग्रुप है, जिसको समाज में बहुत सालों से दबाया गया है, उस ग्रुप को भी इक्वल चांस मिले ताकि वो पावर में आ सके, पावर में आने के बाद अपनी डेवलपमेंट कर सके उस पर्टिकुलर ग्रुप की। तो यहाँ पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जाता है पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर करने के लिए। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट। ये सब क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे अपनी अपकमिंग बुक के अंदर, जहाँ पे हमें चैप्टर पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज, और हम देखेंगे डिफरेंट मूवमेंट भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को। सो ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ये पावर को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करते हैं और इन्फ्लुएंस भी करते हैं, स्पेशली उन लोगों को भी जो पावर के अंदर होते हैं। कैसे? पॉलिटिकल पार्टीज आपने देखा है सबकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, बहुत सारे सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज के टाइम में, पहले क्या होता था, जब देश को आज़ादी मिली थी तो कांग्रेस एक तरफ पार्टी थी और दूसरी तरफ अदर पार्टीज थी। तो हमेशा कांग्रेस ही पार्टी में जीतती आ रही थी बैक टू बैक सेंटर और स्टेट लेवल पे, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चांस नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि क्या हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नहीं है, क्योंकि पावर अभी एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे धीरे समय के साथ पावर को शेयर करने के कॉन्सेप्ट में चेंजेस आते हैं, एक नई तरीके की सरकार का उदय होता है और उसको हम बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या है? गठबंधन की सरकारें, जहां एक पार्टी मेजॉरिटी से जीतती नहीं है इलेक्शन में और वो अपनी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की मदद से गवर्नमेंट फ्रेम करती है। फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई भी पावर में नहीं आई है, तो A, B और C ने तय किया हम अपने जितने भी वोट हैं इन सब वोट को मिला के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इस तरीके से कोलिएशन गवर्नमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर को शेयर करने में। प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट भी बहुत सारे हैं सोसाइटी के अंदर जो पावर में होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस, ताकि वो इस तरीके से लें जिससे पावर लिमिटेड लोगों के हाथों में ना आए। जैसे कि ट्रेडर्स, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाएगी या इस तरीके के डिसीजंस लेंगी जिसमें ट्रेडर्स को हार्म होगा, ट्रेडर्स को नुकसान होगा, तो ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट करने लग जाएंगी। इन द सेम वे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, अभी रिसेंटली ही फार्मर्स ने फार्मर बिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या किया, जो सरकार पावर में है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, उनके ऊपर दबाव बनाया, उनको इन्फ्लुएंस किया कि वो अपने डिसीजन को चेंज करे, और अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया है।
ऐसे ही इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, बहुत सारी आपने पढ़ा है, रशियन रेवोल्यूशन आप पढ़ के आए थे जिसमें आपने देखा था इंडस्ट्रियल वर्कर्स किस तरीके से पूरी रशिया में फॉर्म ऑफ पावर को ही बदल देते हैं, मोनार्क सिस्टम को हटा के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो ये सभी अलग अलग प्रेशर ग्रुप हैं जो सोसाइटी में डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू, प्रोटेस्ट के थ्रू अपनी वॉइस रेज करते हैं, अपनी डिमांड्स रखते हैं सरकार के सामने, और जो लोग पावर में होते हैं उनकी पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है कि पावर को शेयर करने पे उन्हें मजबूर किया जाता है। सो दिस इज अ लास्ट टॉपिक, वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड आप नोट्स किस तरीके से बना सकते हो, और साथ में देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दिस इज निधि गिल साइनिंग ऑफ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel. Thank you.